हेलो स्टूडेंट। आज हमारा डे 2 है और आज हम जानेंगे कंप्यूटर मेमोरी। तो कंप्यूटर मेमोरी तो हमने पिछली क्लास में जाना था, लेकिन आज जो है हम इसको डिटेल में जानेंगे। आखिर कंप्यूटर मेमोरी क्या होता है। सो हमने पढ़ा था कि मेमोरी दो तरह का होता है, एक प्राइमरी मेमोरी। ओके, एक प्राइमरी मेमोरी होता है, सेकंड इज सेकेंडरी मेमोरी। ओके, तो प्राइमरी मेमोरी में जो होता है, प्राइमरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रैम। ठीक है, रैम बोलते हैं। ये जो रैम है, ये रैम कितने टाइप का होता है, 3 टाइप का। यहाँ पे एक और लाइन होगा रैम। ओके, रैम, इसी को हम रैम बोलते हैं। और इसी का जो है ये टाइप है, ये जो 3 टाइप है, ये 1 2 3, ये किसका पार्ट है, ये रैम का पार्ट है। ओके, सो ओके, तो ये जो है ये रैम का पार्ट है, ये भी रैम का पार्ट है। एंड ये अब जो है रोम, सेकेंडरी मेमोरी को क्या बोलते हैं, हम रोम बोलते हैं। सेकेंडरी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं। रोम 3 टाइप का होता है, पी रोम, ई पी रोम एंड डबल ई पी रोम। ठीक है, तो ये भी 3 टाइप का होता है, रैम भी 3 टाइप का होता है, लेकिन सबका जो है अपना अपना यूजेज है। टी रैम का, एस रैम का, डी आर रैम का, पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम। तो जो है इसको अब हम एक एक करके जानेंगे कि आखिर ये क्या होता है। सो ओके, तो इसको इरेज कर लेते हैं। ओके, अब जानेंगे कि मेमोरी टाइप्स क्या होता है, रैम क्या होता है। हमने जाना था कि रैम एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। ठीक है, ये क्या होता है, एक टेम्परेरी मेमोरी होता है। कंप्यूटर बंद होते ही क्या होता है, डेटा डिलीट हो जाता है। ये सीपीयू का वर्किंग एरिया होता है। ये क्या होता है, सीपीयू का वर्किंग एरिया होता है। रैम जो है 2 टाइप का होता है। रैम का जो है मेनली 2 टाइप का होता है, एक एस रैम और दूसरा होता है पी रैम। ठीक है, तो जो है एस रैम जो है स्टैटिक डेटा को होल्ड करने के लिए, डेटा को होल्ड करने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, स्टैटिक क्या होता है, एस रैम डेटा को होल्ड करने के लिए बार बार रिफ्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती है। इसलिए इसका फीचर्स क्या है, ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, ये क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। ओके, और इसका जो है ये क्या होता है कि एक एक्सपेंसिव भी होता है। पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीट हो जाता है। फ्लिप फ्लॉप सर्किट यूज़ करती है, कैश मेमोरी के लिए यूज़ होती है। अब इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि सीपीयू कैश L1 L2 L3 में एस रैम होती है, इसलिए सीपीयू बहुत फास्ट काम करता है। तो इस ये जो है सीपीयू फास्ट काम करता है क्योंकि ये जो है रैम का जो है, रैम का पार्ट क्या बोले, एस रैम। एस रैम क्या हो गया, स्टैटिक रैम। तो ये जो है बहुत फास्ट होता है, लेकिन एक्सपेंसिव भी होता है। अब जो है सेकंड जानते हैं क्या है, सेकंड होता है डी रैम। ठीक है, जिसको हम डायनेमिक रैम बोलते हैं। डायनेमिक क्या होता है, डेटा बार बार रिफ्रेश करना पड़ता है। इसका जो फीचर्स है, इसका फीचर्स क्या है, एस रैम से स्लो होता है। ठीक है, ये एस रैम से स्लो होता है, चीप होती है, ये बहुत मतलब कम प्राइस का होता है, ज़्यादा क्वांटिटी में मिलती है, जैसे कि 8 GB 16 GB रैम इसका मिलता है। पावर ऑफ होने पर डेटा डिलीट हो जाता है। अब एग्जांपल लेते हैं, लैपटॉप पीसी का मेन रैम, जैसे कि डी रैम। जैसे आपकी लैपटॉप की 8 GB 16 GB रैम है, तो ये जो है ये डी रैम का एग्जांपल है। ओके, अब जानेंगे रोम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी क्या होता है। हमने जाना था कि रोम परमानेंट मेमोरी होती है, इसका जो डेटा पावर ऑफ होने पर भी सेव रहता है। तो हमने जो है इसका एग्जांपल भी देखा था। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार देख लें, क्योंकि जो है उसमें मैंने बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताए थे कि रैम और रोम का पूरा हमने डीपली उसका जाना था, लेकिन पार्ट्स हमने नहीं जाना था। आज उसका जो है पार्ट से जान रहे हैं कि पार्ट्स क्या होता है। ठीक है, पी रोम, पी रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रोम। जैसे कि एक ब्लैंक रोम चिप होती है, डेटा सिर्फ एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है, एक बार लिख दिया तो चेंज नहीं हो सकता। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओल्ड कैलकुलेटर, अर्ली इलेक्ट्रॉनिक, जहाँ डेटा चेंज नहीं करना होता।
ईपी रोम क्या होता है? इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसका फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रोम। इसमें लिखा डेटा इरेज हो सकता है। इरेज यूवी लाइट अल्ट्रावायलेट से होता है। दोबारा प्रोग्राम हो सकता है। इसमें क्या हो सकता है कि दोबारा प्रोग्राम हो सकता है। चिप पर क्वाड्रेंट्स विंडो होता है जहाँ से यूवी लाइट अंदर जाती है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि ओल्ड बायोस चिप्स है, इंडस्ट्रीज मशीन जहाँ प्रोग्राम कभी कभी चेंज होता था। यू भी ई पी रोम क्या होता है? यू भी ई पी रोम, यू भी इरेजेबल रोम होता है। ये रोम का वर्जन होता है, पी रोम का वर्जन है जिसमें डेटा यूवी लाइट से इरेज होता है। अब जैसे कि यू बी ई पी रोम और ई पी रोम सेम ही होता है, ठीक है, दोनों का जो वर्क होता है सेम ही होता है, ठीक है। तो अब जैसे कि डबल ई पी रोम क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है? इलेक्ट्रिकली इरेजेबल पी रोम। डेटा इलेक्ट्रिक सिग्नल से इरेज अपडेट होता है। यूवी लाइट की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ इसे स्पेसिफिक बाइट अपडेट हो सकती है, और जो है बहुत फ्लेक्सिबल एंड मॉडर्न नॉर्म है, ठीक है। अब रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? जैसे कि बी आई ओ एस यू ई एफ आई चिप इन मॉडर्न पीसीज, एटीएम कार्ड चिप्स, क्रेडिट डेबिट कार्ड चिप, माइक्रोवेव वॉशिंग मशीन का इंटरनल प्रोग्राम, जैसे कि टीवी रिमोट फिल्मवेयर। तो ये सब जो है इसका एग्जांपल है किसका? डबल ई पी रोम, यू बी ई पी रोम। तो ये पूरा जो है एग्जांपल किसका है? रोम का है, ठीक है। और अभी जो हमने पढ़ा था रैम के बारे में, ये सब जो है एग्जांपल, ओल्ड कैलकुलेटर, ये तो ये सब जो है ये सॉरी, ये रोम का एग्जांपल, ये जो है अभी हमने पढ़ा था एस रैम और डी रैम। तो एग्जांपल क्या पढ़ा था कि हमने कि जैसे कि लैपटॉप पीसी का मेन मेमोरी, जैसे डी रैम, जैसे आपकी लैपटॉप की 8 GB है तो 16 GB। तो ये जो है डी रैम है। सबसे ज़्यादा जो फास्ट होता है वो क्या होता है? एस रैम होता है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा जो मेमोरी होता है वो क्या होता है? एस रैम, स्टैटिक रैम, रैंडम रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है। तो हमारा जो है मेमोरी पार्ट कंप्लीट हुआ, और आप लोग इसको नोट डाउन करते रहे, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट इज माइक्रो कंट्रोलर। अगर माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है ये देखेंगे, ये पार्ट जो है हमारा माइक्रो कंट्रोलर जो है वो छूट गया था, इसको आज जो है हम कवर करेंगे, ओके। सो माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है? माइक्रो कंट्रोलर एक छोटा सा कंप्यूटर चिप होता है जिसमें सब कुछ एक ही चिप पर होता है, ठीक है। जो एक ही चिप पर होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या है? एक छोटा सा कंप्यूटर चिप होता है जिसमें सब कुछ एक ही चिप पर होता है, जैसे कि सीपीयू, रैम टेम्परेरी मेमोरी, रोम जो है परमानेंट मेमोरी, पेरिफेरल्स, टाइमर, इनपुट आउटपुट, एटीसी। तो ये जो है माइक्रो कंट्रोलर है। इसका साइज जो है माइक्रो प्रोसेसर से छोटा होता है, क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर में सिर्फ सीपीयू होता है, बाकी चीज़ अलग अलग लगानी पड़ती है। माइक्रो कंट्रोलर कहाँ यूज़ होता है? तो यह उन डिवाइसेस में यूज़ होता है जहाँ एक स्पेसिफिक काम बार बार करना होता है, ठीक है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, रियल लाइफ एग्जांपल क्या है? जैसे कीबोर्ड हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और वॉशिंग मशीन हो गया, डिजिटल कैमरा हो गया, पेन ड्राइव हो गया। तो ये सब जो है एक एग्जांपल है ये माइक्रो कंट्रोलर का, ठीक है। और ये भी माइक्रोवेव ओवन, ठीक है। इन सब डिवाइसेस के अंदर एक छोटी चिप लगी होती है, सिर्फ एक काम करती है, क्योंकि अ, ये जो है एक छोटी सी चिप लगी होती है, सिर्फ एक काम करती है। तो इन सब के डिवाइस जो है, ये सब जितना भी अभी हमने डिवाइस देखा, माउस, टीवी रिमोट, पेन ड्राइव, डिजिटल कैमरा, तो इसके अंदर जो है एक माइक्रो कंट्रोलर का छोटा सा चिप लगा रहता है। अब क्यों यूज़ होता है? क्योंकि ये स्पेसिफिक काम के लिए बना होता है, इसका साइज छोटा होता है, इसकी कॉस्ट भी कम होती है, डिवाइस के अंदर इजीली फिट हो जाता है, ठीक है। ये अब इसका एग्जांपल एक और देखें, वॉशिंग मशीन, जैसे कि फुल्ली ऑटोमेटिकली वॉशिंग मशीन में माइक्रो कंट्रोलर जैसे वाटर फिल करना स्टार्ट करता है, क्लोथ को सोक करता है, वॉश साइकिल चालू करता है, और वाटर को ड्रेन करता है।
तो ये सब जो है और स्पिन ड्राई साइकिल स्टार्ट करता है। तो ये सब जो एग्जांपल है ये माइक्रो कंट्रोलर का है। ये सब स्टेप ऑटोमेटिकली होते हैं क्योंकि ह्यूमन के बीच में कुछ भी करना पड़ता, मशीन खुद डिसाइड करती रहती है कि नेक्स्ट स्टेप कब स्टार्ट करना है। ओके, बेनिफिट क्या है इसका? रिपीटेटिव बार बार करने वाले टास्क ऑटोमेटिक क्या हो जाते हैं, ऑटोमेटिक हो जाते हैं। ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट जीरो हो जाती है, इसका जो ह्यूमन की इन्वॉल्वमेंट है वो क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। बहुत टाइम सेव होता है। क्या होता है, टाइम जो है सेव होता है। सिस्टम रिलायबल और क्या होता है, एफिशिएंट हो जाता है। इसका इससे क्या हो जाता है, सिस्टम क्या होता है, रिलायबल और एफिशिएंट हो जाता है। तो हमने पढ़ा माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है, माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। तो हमारा जो है ये यूनिट जो है कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन, तो ये लगभग कंप्लीट होने वाला है। अब दो तीन इसमें जो है दो तीन टॉपिक और है, उसको हम कर लेंगे। तो ये हमारा जो है लगभग ये कंप्लीट होने वाला है। तो आप लोग क्या कीजिए, सबसे पहले जो है वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जो है आपको आगे का जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल जाएगा। और ये जो है फ्री का है, फ्री का बेनिफिट उठाइए और लोगों को भी शेयर कीजिए। ओके, तो आज हमने जाना कि माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है, माइक्रो ये कंप्यूटर मेमोरी का पार्ट्स हमने देखा। और पिछली वीडियो में हमने देखा था कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन का ही, उसको हम फंडामेंटल कंप्यूटर भी बोलते हैं। ठीक है, इसको जो है अलग अलग बुक में अलग अलग जो है नाम दिया गया है। कहीं इस चीज़ को फंडामेंटल कंप्यूटर बोला जाता है, कहीं कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन बोला जाता है। तो बीपीएससी और स्टेट में जो है ये कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन एंड आर्किटेक्चर के अंदर आता है। और ईएमआरएस, चाहे वो केबीएस हो या एनबीएस हो, सभी का एक ही जो है ये सिलेबस है। तो आप लोग जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये सब है, आप लोग नोट डाउन करते रहें। ये सब फुल फॉर्म एक बार ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो है एग्ज़ाम में ज़्यादातर ये डबल ई पी रोम का, यूबी फिर रोम का जो है इसका जो है फुल फॉर्म ज़रूर पूछा जाता है। ओके, तो नेक्स्ट इज अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज है। तो आज के बारे में जानते हैं। सो ओके, तो ये क्या होता है, इसका फुल फॉर्म याद करना है, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ठीक है, तो ये हमें क्यों ज़रूरत पड़ा है, इसको हम थोड़ा जानेंगे। ठीक है, 1960s के टाइम कंप्यूटर एक दूसरे से कम्युनिकेशन नहीं कर पाते थे, क्योंकि हर कंप्यूटर अपना अपने तरीके से, तो ये जो है अपने अपने तरीके से कीबोर्ड के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए कॉमन स्टैंडर्ड बनाया गया ASCII कोड। तो ASCII कोड का एनकोडिंग जो है स्कीमा है, जो कैरेक्टर है वो ए टू जेड और इस तरह से जो है सिंबल है, कैपिटल ए टू जेड, स्मॉल ए टू जेड, 09 सिंबल etc को एक न्यूमेरिक कोड देता है। ठीक है, एक न्यूमेरिक कोड देता है। तो इससे पहले जो है कैसे काम करता है ये अमेरिकन स्टैंडर्ड, कैसे काम करता है, पहले जो है ये जो है 7 बिट का यूज़ करता था। 7 बिट में टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन होता था। अब जैसे कि 2 7 वो इजकल टू 128, तो 2 दी पावर 7। तो ओके, तो यहाँ पे है 2 दी पावर 7 इजकल टू कितना हो जाता था, 128 टेक्स्ट। तो इस तरह से जो है हम लिखते थे। ठीक है, तो मतलब 128 डिफरेंट कैरेक्टर को इनकोड किया जा सकता था। तो इसके मेनली इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर को इनकोड करता है, इसलिए इसका यूज़ दुनिया भर में होता है। ठीक है, तो ये जो है हर पूरा वर्ल्ड में यूज़ होता है ऐसे का। ठीक है, तो अमेरिकन स्टैंडर्ड का जो यूज़ होता है वो अ, दुनिया भर में यूज़ होता है, क्योंकि ये जो है इंग्लिश लैंग्वेज का कैरेक्टर को इनकोड करता है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, जैसे जब आप कीबोर्ड में, जैसे कि आप कीबोर्ड में ए प्रेस करते हो तो कंप्यूटर को ए का शेप समझ नहीं आता। कंप्यूटर को सिर्फ 0 और 1 समझता है। कंप्यूटर क्या समझता है, 0 और 1, मतलब ऑन या ऑफ। तो इसलिए ए को एसके में कन्वर्ट किया जाता है।
ए का मतलब क्या हो गया 65, ठीक है। 65 का जो बाइनरी है वो ये है, ठीक है। 65 का जो बाइनरी है ये क्या है, 1 2 3 4 5 6, 601, ठीक है। तो इस तरह से जो है इसको डिकोड करते हैं। ओके, तब कंप्यूटर उस बाइनरी नंबर को रीड करता है, नॉट द एक्चुअल लेटर, ठीक है। तो अब जो है ये एसके का जो है कैसे काम करता था ये हमने देखा। अब इसका जो है थोड़ा चार्ट देख लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारा चैप्टर 1 हुआ। ओके, ये चार्ट है, ठीक है। ये इसकी कोड फॉर प्रिंट, यहाँ पे देखिए कैरेक्टर सेट फॉर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज ओनली, ठीक है। तो ये जो है ये कैसे वर्क करता है, 7 बिट। ASCII जब भी वर्क करता है वो 7 बिट का ही से स्टार्ट होता है, या 7 बिट को ही हम बोलते हैं इनकोड किया जाता है। तो यहाँ पे ओके, तो यहाँ पे जो है ASCII कोड फॉर सम प्रिंटेबल कैरेक्टर, ओके। तो जैसे कि अब जैसे कि ये देखिए, ये जो स्पेशल कैरेक्टर है वो स्टार्ट जो होता है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, 32 से लेके 64 तक, ओके। ये जो स्टार्ट होता है 64 तक। तो 33 में, 34 में, इस तरह से हम देख सकते हैं कि एक स्पेशल कैरेक्टर है, ठीक है। तो 64 तक गया है कहाँ, एट द रेट। तो ये जो है बेसिकली याद करना होता है, और ये जो है ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो हर एग्ज़ाम में तो इसका तो क्वेश्चन रहता ही है। और याद कहाँ से करना है वो भी बता दे रहे हैं, जैसे कि ये जैसे कि कैपिटल लेटर है ए, तो कैपिटल लेटर जो है स्टार्ट कहाँ से हुआ है, 65 से स्टार्ट हुआ है, ओके। 65 से लेके 73 तक, ये कहाँ तक गया है, ए से लेके कैपिटल आई तक, ठीक है। अब वैसे ही 97 से स्टार्ट हुआ है स्मॉल ए, और 105 तक गया है आई, ठीक है, स्मॉल आई। तो ए टू आई कहाँ तक याद करना है, 97 to 105। बाकी आप नहीं भी याद कीजिएगा तो चलेगा, लेकिन ये जो है ज़रूरी याद होता है कि 97 से 105 जो है ये स्मॉल ए से लेके आई तक हो गया, और 65 से 73 के बीच जो है कैपिटल ए से लेके कैपिटल आई, ठीक है। और ये जो है स्पेशल स्पेशल कैरेक्टर है जिसको आपको याद करना ही करना है। तो ये जो है ये ट्रिक है, 65 से 73 जो है कैपिटल ए से कैपिटल आई, स्मॉल ए से स्मॉल आई हो गया 97 से 105। अब इसको जो है डिकोड कैसे करते हैं वो समझते हैं एक एग्जाम्पल से। तो ये एक एग्जाम्पल है, इनकोड द डेटा वर्ड, encode the word data and convert the encoded value into binary value which can be understand by computer। तो जैसे कि अब जैसे कि डेटा को निकाल कन्वर्ट करना है बाइनरी में, तो DAT है, ठीक है। तो क्या करना है, DATA, ओके। ये डेटा को हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कर सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी वैल्यू ऑफ डे इज 68, 68 है, ठीक है। 68 है, 68, डी का वैल्यू क्या है 68। 68 को अगर हम निकालेंगे बाइनरी कोड 7 बिट में, तो क्या निकलेगा, तो हमारा जो वैल्यू रहेगा ये मैं इस आने वाले चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में जो है बाइनरी सिस्टम, ये नंबर सिस्टम पूरा बताऊंगी, तो ये कन्वर्ट कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगी, ठीक है। तो अभी जो फिलहाल है इसको जो अगर हम 68 को कन्वर्ट, ओके, तो 7 बिट को अगर हम 68 में लिखते हैं तो कैसे लिखेंगे, 64, ठीक है, 64, 32, 16, 8, 4, 2, 1, ओके। तो हमें 64 लेना है, तो 64 कैसे होगा, 64 प्लस 4 कितना हो गया, 68 हो गया। तो जिस जिस जगह पे हम ले रहे हैं मान लीजिए
ओके, 64, 64 को लिए और 4 को लिए, तो ये हो जाएगा 1, इसको लिए हैं 64 को, बाकी को हम 0 0 कर देंगे, क्योंकि इसको जो है 68 नहीं हो रहा है इससे, तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, 4 को लिए हैं तो 1, ओके, ये 0, ये 0, तो हमारा हो गया टोटल 1 ट्रिपल 0, ओके, सॉरी, ये 2 को भी हम काउंट कर लिए हैं तो 2 को नहीं होगा, ये 32 है ना, ओके, तो ये पूरा कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, 1, 1 0 0 1 0 0, तो ये भी है 1 0 0 1 0 0, तो ये हमारा 68 हो गया। अगर हमें 65 में कन्वर्ट करना है तो 65 कितना होता है ये देखते हैं, ओके, तो पहले इसको अरेंज कर लेते हैं अपन, ओके, 64 32, ये 32 हो गया, ये 16 हो गया, 8 4, यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब अगर हमें 65 पूरा करना है, 65, तो 65 कितना होता है, 64 प्लस 1, 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65, तो जिस जगह पे ले रहे हैं तो उसको 1 लिखेंगे, बाकी को 0 काउंट करेंगे, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, अब 1 को लिए हैं तो 64 प्लस 1 कितना हो जाएगा, 65, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1, 1 ट्रिपल 0 नहीं है, 1 2 3 4 5, फिफ्थ 0 1, ठीक है, तो 5 टाइम 0 है फिर 1, तो ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से जो है हम ऐसे की कोड का जो है इस तरह से हम बाइनरी कोड में कन्वर्ट करेंगे, ओके, तो सो होप सो ये आप लोग को समझ में आया होगा। और अगर नेक्स्ट की बात करें, ओके, नेक्स्ट कितना है, 84 है, 84 है, तो 84 को अगर हम काउंट करेंगे 84 को, तो 84 है, तो 84 कितना होगा, ओके, तो अगर हम 84 को करते हैं तो ये 16 हो गया, ठीक है, 16, 64, 84 करना है, 64 और सॉरी 64 और 16 कितना हो जाएगा, 64 और 16, ये 80 हो जाएगा, ठीक है, और हमें कितना चाहिए, और हमें चाहिए 4, तो ये 84 हो जाएगा, ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा, ठीक है, ये 0 हो जाएगा, ये भी 1 हो जाएगा क्योंकि हम 16 को लिए हैं, ये 0 हो जाएगा, और 4 को भी ऐड किया प्लस 4 को भी, तब जाके हमें 84 मिला है, तब हमें कितना मिला है, 84 मिला है, तो 84 को ये 1 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, एंड ये 0, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 0 1 0 1 0 0, तो ये आंसर हमारा हो गया। तो ये हमारा जो है एक फॉर्मूला है, जिस तरह से कह सकते हैं 7 बिट का। इसके आगे अगर हम 64 के आगे अगर हम करना हो तो 128 होगा, ठीक है, तो जस्ट 2 गुना करते जाना है, जैसे कि 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 दूनी 16 दूनी 32, 64 दूनी 128, इससे 256, इसी तरह से हमें कन्वर्ट करते जाना है, ठीक है। तो इस तरह से जो होप सो ये आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हमें 65 सेम लेना है तो 65 जो है हमारा यहाँ पे निकला हुआ है, ये 65 है, ठीक है। तो इस तरह से जो है हम ऐसे के कोड में जो है कन्वर्ट करते हैं। इसको इरेज कर लेते हैं, ओके, सो
तो यहाँ पे जो है एक चार्ट में देखिए, ये चार्ट है इसके कोड का 68 का, ये हमारा हो जाएगा। थोड़ा सा इसको जूम इन कर लेते हैं अपन। ओके, 68 का जो है बाइनरी कोड है जो है, ये हमारा हो गया 65 का, ये 84 का। तो डी को हम 60, डी को जो है हम 68 लिखते हैं कैपिटल डी, 65 को ए, 84 को टी, 65 को है। तो इस तरह से जो है हमारा वैल्यू निकलेगा, ठीक है। ये हमारा पूरा वैल्यू हो गया, बाइनरी वैल्यू फॉर वर्ड डेटा। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। तो ये तो ऐसे कोड तो अमेरिका वाले बनाए थे। अब हमारे जो है हमारा अपना भी कोड है इंडियन का। तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन, तो इंडिया वाले कब बनाए थे वो देखते हैं। तो इंडिया में जो है ओके, सो ओके, तो इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, ये हमारा इंडिया का है, इंडियन स्क्रिप्ट का है। तो जो है ये जो है कब डेवलप हुआ वो देखते हैं, ठीक है। तो इंडियन लैंग्वेज को, सॉरी, ये हो गया। इंडियन लैंग्वेज को कंप्यूटर पर यूज़ करने के लिए एक कॉमन स्टैंडर्ड चाहिए था, ठीक है। तो मिड 1980s में इंडिया में ICI, इंडियन स्क्रिप्ट कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज डेवलप किया गया, ठीक है। तो ISCII कितने बिट्स का होता है, तो ये जो है 8 बिट कोड होता है। तो एस के कोड जो है वो 7 बिट का होता है, लेकिन ये जो है ये कितने बिट का होता है, 8 बिट का होता है। और इसको जो है 256 कैरेक्टर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, और उसमें जो कितना था 128, ठीक है, याद रखना। ISCI ने इसके के सारे 128 कोड 127 को एज इट इज रखा, ठीक है। 127 तक जो है एज इट इज रखा, मतलब पहले 128 कोड एज के, और फिर बाकी का 128 कोड इंडियन लैंग्वेज के कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। इंडियन लैंग्वेज को रिप्रेजेंट करता है वो 128 से 255। और ये जो है इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर कहाँ स्टोर होते हैं, इंडियन स्क्रिप्ट के लिए एक्स्ट्रा कोड अपर रेंज 1625 में रखा गया है। जैसे कि यहाँ पर हिंदी हो गया, बंगाली हो गया, तमिल, तेलुगु, मराठी, तो गुजराती, पंजाबी, तो ये सब जो है मलयालम, तो ये सब जो है इसमें लैंग्वेज जो है इंक्लूड हुआ है। और भी है उड़िया, कन्नाडा। तो ये जो है इनके अक्षरांश भावेल कॉन्सोनेंट मैट्रिक्स ईटीसी स्टोर होते हैं सिंपल इमेज एग्जांपल में। जैसे कि सोचो इसकी बिल्डिंग का एक ग्राउंड फ्लोर है 0 से 127। इंडियन लैंग्वेज ने ऐसे ISCI ने फर्स्ट फ्लोर बना दिया 128 से 255, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर हो गया इंग्लिश कैरेक्टर, और फर्स्ट फ्लोर हो गया इंडियन लैंग्वेज कैरेक्टर। तो इस तरह से जो है हम एक समझ सकते हैं कि ये जो है कब बनाया गया। शॉर्ट समरी में समझे तो जैसे कि इसका फुल फॉर्म हो गया ISCI का, इंडियन लैंग्वेज के लिए कोडिंग स्टैंडर्ड 8 बिट का होता है। और ये जो है इसकी कोड जो है 128 कोड रीयूज करता है। अपर रीजन 16255 इंडियन स्क्रिप्ट के अक्षर डेवलप इन मिड 1980s, ठीक है, ये हमें याद करना है। तो ISCI आप लोगों ने समझ के लिया ये क्या होता है, कब बना था, और हम जो है इसका पूरा डीपली भी जाने अपर और मिड को क्या बोला जाता है। ठीक है, तो लोअर और अपर क्या होता है, फर्स्ट फ्लोर, ग्राउंड फ्लोर, ये हमने पूरा समझा। और इसमें जो है कौन कौन से जो है लैंग्वेज इंक्लूड है वो भी हमने जाना, ठीक है। तो एग्ज़ाम के लिए ये इतना जो है बहुत ज़्यादा है, आप इसको पढ़ लीजिए, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब यूनिकोड क्या होता है ये देखते हैं। यूनिकोड जो है पहले के टाइम में हर लैंग्वेज का अपना अलग अलग इनकोडिंग स्कीमा था। जैसे ASCII इंग्लिश के लिए, ISCI इंडियन लैंग्वेज के लिए, और कुछ लैंग्वेज का अपना सिस्टम था, ठीक है। प्रॉब्लम क्या होती थी, अगर एक कंप्यूटर ने टेक्स्ट एक इनकोडिंग से बनाया था तो दूसरा कंप्यूटर जो दूसरी इनकोडिंग यूज़ करता था तो उस टेक्स्ट को समझ ही नहीं पाता था। तो इससे कैरेक्टर गलत गड़बड़ दिखते थे, ठीक है। तो यूनिकोड
क्यों बनाया गया? सभी लैंग्वेज को एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में लाने के लिए यूनिकोड डेवलप किया गया। ठीक है, यूनिकोड को सभी लैंग्वेज को एक यूनिवर्सल स्टैंडर्ड में लाने के लिए यूनिकोड को डेवलप किया गया। यूनिकोड क्या करता है? यूनिकोड हर कैरेक्टर को एक यूनिक नंबर देता है, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज का हो। डिवाइस कोई भी हो, मोबाइल, लैपटॉप, सर्वर, ऑपरेटिंग सिस्टम कोई भी हो, विंडो, लाइनक्स, आईओएस, एप्लीकेशन कोई भी हो, ब्राउजर, एडिटर, ऐप, यूनिकोड हर जगह एक ही तरीके से काम करता है। अब जैसे यूनिकोड इनकोडिंग, जैसे कि यूनिकोड कैरेक्टर को स्टोर करने के लिए अलग अलग फॉर्मेट्स हैं, जैसे UTF-8 सबसे ज़्यादा यूज होता है, 1 to 4 बाइट्स यूज़ करता है। इंग्लिश के लिए 1 बाइट ही काफ़ी। ठीक है, वेबसाइट, इंटरनेट, सब UTF यूज़ करते हैं। UTF-16 क्या है? 2 या 4 बाइट्स यूज़ करता है। भारतीय लैंग्वेज हिंदी, तमिल, etc के लिए एफिशिएंट। UTF-32 क्या है? हर कैरेक्टर के लिए फिक्स 4 बाइट, इसलिए स्पेस सबसे ज़्यादा लगता है। ठीक है, इसमें स्पेस सबसे ज़्यादा लगता है 32 में। 16 में जो है ये 2 या 4 बाइट्स यूज़ करता है, ये भारतीय लैंग्वेज के लिए है। और UTF जो है सबसे ज़्यादा यूज़ होता है। ठीक है, UTF-8 सभी के लिए कॉमन है, तो यूज़ होता है। दोनों का जो है रिलेशन क्या है? ASCII और यूनिकोड का रिलेशन। यूनिकोड ऐसे का सब सुपर स्क्रिप्ट है। ठीक है, यानी ASCII का 0 से 128 करेक्टर एग्जैक्टली सेम यूनिकोड में भी होते हैं। देवनागरी यूनिकोड टेबल, जैसे कि का यू प्लस जीरो, ये जो है टेबल में करेक्टर को हेक्साडेसिमल यूनिकोड वैल्यू दिया होता है। जैसे कि का को लिखते हैं U+0 915 खा आ, तो ये जो है एक UTF-8, UTF-16, UTF-32 इजी कंपेरिजन टेबल। जैसे कि ये जो है पूरा का कंपेरिजन है कि क्या है इसमें। ठीक है, तो ये देखिए बाइट्स, बाइट्स पर करेक्टर UTF में 1 to 4 बाइट्स होता है। 2 और 4 बाइट्स ऑलवेज भी बाइट्स, 4 बाइट्स। ठीक है, ये जो है UTF-32 में जो है 4 बाइट्स का होता है। स्पेस जो है इसमें कम लेता है, इसमें जो है मॉडरेट स्पेस लेता है, सबसे ज़्यादा स्पेस लेता है। ओके, तो ये पूरा जो है चार्ट है, आप लोग देख लीजिएगा। इसमें पूरा जो मैं अभी बताया सेम वही है, और यहाँ पे भी देख सकते हैं हम। ओके, तो ये यूनिकोड का है, इसको स्क्रीनशॉट लेकर के आप लोग समझ लीजिएगा। ठीक है, ये देवनागरी का है, कोडिंग दिया गया है इसमें कि यहाँ जैसे कि आ को लिखते हैं 095, 096, इस तरह से जो है ये 095, उतना डीपली इसमें नहीं पूछा जाता। ठीक है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इंडियन इंडियन स्क्रिप्ट और एसके कोड ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो ज़्यादा आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यूनिकोड थोड़ा बहुत है, इसको थोड़ा से ऊपर ऊपर देख लेना है क्या है, और ये क्यों यूज होता है, UTF-32, UTF-6, ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसमें, जो मैं भी बताई है इसमें क्या यूज होता है। तो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो गया, कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम जानेंगे डिजिटल लॉजिक, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट होगा, वो भी 2-3 पार्ट जाएगा। ठीक है, तो आप लोग सबसे पहले जो क्या कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि आपको हर वीडियो का जो है नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच।